मैडम भी लिंक हो गई हैं, तो हम लोग शुरू कर सकते हैं। ओके। थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, 1-2 मिनट और, फिर ठीक, उसके बाद स्टार्ट। ठीक। सब चंदन सब दिखाई दे रहा है? हाँ सर, आप दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं सर। That's fine. वेलकम मैम, रेनू मैम। शुरू करते हैं मैम, समय हो गया तो। जैसा कि हम लोग कल भी बात किए थे कि वसंत कन्या महाविद्यालय के द्वारा स्टूडेंट्स ओरिएंटेड ई लेक्चर सीरीज कराई जा रही है, जो स्पेशली इसमें हमारे अन्य जो विद्यार्थी हैं, अन्य विषयों से संबंधित जो विद्यार्थी और शिक्षक गण हैं, वो भी संबद्ध है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स रखे गए हैं वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव हैं और आज के जो हमारी परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए बहुत ही रिलेवेंट हैं। तो इन्हीं परिस्थितियों में आज हमारा जो ई लेक्चर सीरीज का जो दूसरा वक्तव्य है वो प्रोफेसर ए गंगाधरन सर, जो कि बीएचयू में इतिहास विभाग में प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं, उनके द्वारा दिया जाना है। सर के औपचारिक स्वागत के लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर स्मृति भटनागर जी से कि कृपया वे सर का एक औपचारिक स्वागत करें। नमस्कार। आज प्रोफेसर गंगाधरन जो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री बीएचयू में है, इशू ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, रीजनल एंड कास्ट कॉन्शियसनेस, दलित पॉलिटिक्स, इस टॉपिक पर अपने विचार रखेंगे। सांप्रदायिकता, अस्पृश्यता, कास्ट पॉलिटिक्स, दलित राजनीति, ये ऐसी समस्याएं हैं जिनका निवारण हो सकता है, परंतु जिनका आज तक राजनीतिकरण करके या राजनीति की ऑक्सीजन देकर इन्हें जीवित रखा जाता है और समाज छोटे बड़े फैक्शंस में, समूहों में बटा रहता है, विघटित रहता है। ये समस्याएं ब्रिटिश शासन के दौर में ही बढ़ाई गई, जैसे सांप्रदायिकता, जिसे अंग्रेजों ने सेपरेट इलेक्टोरेट देकर मुसलमानों को सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, राष्ट्रीय आंदोलन से अलग किया और आगे आगे आइडिया पाकिस्तान आ गया। इसी प्रकार दलित, जिनके लिए महात्मा गांधी सहित
राष्ट्रवादी कार्यरत थे। ब्रिटिश सरकार ने कॉम्युनल अवार्ड देकर सनातन समाज को तोड़ने एवं उन्हें भी राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करने का प्रयास किया, जिसके विरोध में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया और दलित समाज के उम्मीदवार के लिए समस्त सनातन समाज के वोट्स पर डॉक्टर अंबेडकर और राष्ट्रवादियों के बीच में समझौता हुआ। डॉक्टर अंबेडकर जैसे बुद्धिमान और दूरदर्शी नेता ने संविधान का निर्माण करते समय ये स्पष्ट कर दिया कि स्वतंत्र भारत में दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे दलित सामाजिक और राजनीतिक मुख्य धारा से कट जाएंगे और उनकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी। उन्होंने मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट के परिणाम पाकिस्तान की नजर रखी। यद्यपि संविधान में एससी और एसटी के पक्ष में कई प्रभावशाली कानून भी बने हैं, अस्पृश्यता और शोषण के विरुद्ध भी कानून हैं, दरअसल ये देश के राजनेताओं की जिम्मेदारी बनती थी कि वो इन जातियों, दलित वर्ग की स्थिति में सुधार करते और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने का लगातार प्रयास करते, लेकिन राजनीति को एक कोने में रखकर। देखिए, मेरा ये विचार है कि ये समस्याएं सिर्फ हमारे देश का ही अजूबा नहीं है। विश्व के कई उन्नत देशों में ये समस्याएं थीं, लेकिन उनकी सरकारों ने निरंतर प्रयास करके उन्हें ऐसा समाप्त कर दिया कि उनके बारे में आज कोई जानता भी नहीं। तो ये समस्याएं, यद्यपि ये सामाजिक समस्या है, अपवाद है, लेकिन सामाजिक रूप से एक दूसरे के निकट लोग आ रहे हैं। धर्म के नाम पर भी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, परंतु धर्म के नाम पर खुश करने की, तुष्टीकरण करने की जो नीति अपनाई जाती रही है, उससे भी लोगों की सोच और आदत प्रभावित होती। देख रहे हैं कि समाज में वाजिब बात के लिए भी प्रचंड विरोध होने लगते हैं। तो ये सब क्या है? ये तो इसके लिए राजनीति और समाज दोनों को ही साथ साथ आना चाहिए। तो आज प्रोफेसर गंगाधरन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने जा रहे हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ अपना भाषण। शशिकेश, हाँ, मैं शुरू कीजिए सर, आप स्वागत है। ओके ओके, सबका नमस्कार। और सबसे पहले मैं वीकेएम अथॉरिटी को मेरे अपने आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि इस प्रांगण में आप लोगों से मुलाकात होकर खास करके जिस विषय पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया है, तो ये इनफैक्ट विशेषणीय है। और इसी कारण के लिए मैं विशेष रूप से वीकेएम सारे फैकल्टीज का अपने आभार व्यक्त करता हूं, और खास करके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का, हिस्ट्री का, और सचकेश जी ने हमको फिजिकली सुविधा को उपलब्ध करवा दिया। इन बातों का विशेष रूप से मैं धन्यवाद देते हुए और आज के विषय पर सीधे मैं कुछ विचार रखने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले है ये टॉपिक क्यों हम आज बात कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स का ई लेक्चर का मेन फोकस है। उसमें इस विषय पर क्यों बात कर रहे हैं, अगर इसको गौर से देखते हैं, हमारे बीए बच्चों का 3rd ईयर का 6th पेपर है जो कॉन्टेम्पररी इंडिया है। इसमें आप 5वां यूनिट में अगर देखते हैं, ये पूरी विषय है। ये विषय है, और इस विषय पर हम आज बोलने का कारण है, इसके पीछे जो मकसद है, ये यूनिट को, ये अध्ययन को और हम लोग स्टूडेंट्स को समझाने के लिए विशेष रूप से ये टॉपिक को चयन किए हैं। सो बेसिकली है इस एन एकेडमिक एफर्ट, क्योंकि ये स्टूडेंट का ओरिएंट करने के लिए लेक्चर्स है
और इसमें हमारे शोध विषय पर विशेष रूप से बोलने से हमारा मेन फोकस होगा क्या है ये आइडेंटिटी इश्यू है और इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है जो कम्युनिटी है, समाज है और सामूहिक चिंतन है और जाति चेतना है और उसके साथ ही साथ जुड़ा हुआ आज के समाज में सबसे प्रासंगिक विचार है। इस सब का उदय कैसे हुआ, इसको कैसे एक इतिहासकार उसको अप्रोच करते हैं। सो हमारा फोकस मेनली होगा सो ये सारे विषय का एक पृष्ठभूमि और इसका एक बेसिक संरक्षण क्या है, इस बात को हाईलाइट करने के लिए हम कोशिश करें और उसी के साथ ही साथ और एज अ हिस्टोरियन कैसे इस तरह समस्या के बारे में बात करते हैं। शायद अगर ये टॉपिक देखने के बाद अगर आपसे कोई पूछते हैं क्या इतिहासकार लोग इस तरह काम करते हैं क्या और इतिहास में इस तरह विषय पर पढ़ाई करते हैं क्या, इनफैक्ट आज हमारे इतिहास में जो समस्या को देखने का शैली है उसमें काफी परिवर्तन हो चुका है। जैसे एक समय था हिस्ट्री मतलब है उसमें सिर्फ घटनाएं हैं, घटनाएं से संबंधित क्या होता है काल निर्णय विचार होंगे और जहां पे हुआ सो इतिहास मतलब सिर्फ है किसी का कहानी है और घटनाएं का वर्णन है, कहाँ पे हुआ कब हुआ यही बात है। लेकिन हिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट टुडे और आज के समाज में इतिहास है सिर्फ घटनाएं का वर्णन नहीं है, इट्स नॉट ऑल अबाउट डेटा एंड इंफॉर्मेशन, उसी से ज्यादा है इतिहास आज नया रूप से विचार देखने का कोशिश करता है। जैसे एक समय है हम लोग के इतिहास व्हाट इज हिस्ट्री करके पढ़ते हैं, शायद आप लोग का ये किताब का याद होगा एचकार का पिछले सेमेस्टर में आप लोग को व्हाट इज हिस्ट्री के नामक से किताब में देखें और उसी में इतिहास मुद्दा क्या है और इतिहास में विषय वस्तु को कैसे देखते हैं और इतिहास का समस्या और इतिहास का जो मकसद क्या है इस बात को बात किया। लेकिन आज समाज में आज के संदर्भ में व्हाट इज हिस्ट्री इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हुज हिस्ट्री और किसका इतिहास के बारे में बात कर, मतलब है हिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द पास्ट, मतलब है ये घटनाएं का ऑफकोर्स आदितकालीन का घटनाएं का ही है लेकिन उसमें क्या समस्या नहीं है, किसका समस्या है, इसीलिए हिस्टोरी हो सकता है, हेर स्टोरी हो सकता है। मतलब है आज इतिहास में हमारे मेन फोकस होता है, एक समय था हम लोग इतिहास में व्हाट व्हेन मतलब इतिहास में क्या है कब है क्यों, लेकिन आज है किसका है किसी लिए है और क्यों, ये सवाल से देखते हैं। सो दैट इज अ मेजर चेंज है आज के वर्तमान संदर्भ में इतिहास का विशेष मुद्दा और इतिहास का विशेष मकसद के रूप से अगर वर्णन करें, हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट एंड व्हेन एंड व्हाई, लेकिन इतिहास है हु एंड व्हाई, इस बात को हम समझाने की कोशिश करना है। सो दैट इज हाउ इतिहास में एक विशेष परिवर्तन और ऐतिहासिक चिंतन में, ऐतिहासिक शोध में और इतिहास में वर्णन करने का जो शैली है उसमें इस तरह परिवर्तन हुआ है। तो यही बात है हम लोग के आज इतिहास के विषय पर बात करने में इस तरह समस्या को, इस तरह प्रवृत्तियों को हम लोग इतिहास के अंतर्गत देखने का प्रयास करते हैं। सो बेसिकली मेरा मेन आर्ग्यूमेंट है हिस्ट्री टुडे इज अबाउट पीपल। आज का मकसद है वो ये बात है वो लोगों के बारे में, जनता के बारे में, क्या इसके पहले क्या किया जनता के बारे में नहीं किया, लेकिन उसका फोकस अलग था। जैसे एक उदाहरण से मैं थोड़ा इसको समझा सकता हूं, जैसे टुडे हम लोग के इतिहास में विशेष रूप से आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं और आइडेंटिटी के पहले और इतिहास में क्या विषय पर लोग बात किए, क्योंकि मैं बताया
क्या हो गया शशिकेश? लिंक टूट रहा है लग रहा है। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है मैम, लग रहा है। हाँ कुछ हाँ हाँ, नेटवर्क नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, अभी जुड़ जाएंगे। देख रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं मैम। हाँ हाँ हाँ। से रीजॉइन होने के लिए सर को रिक्वेस्ट भेजिए। हाँ, फिर से उनको बोल रहे हैं सर को रिज्वाइन करने के लिए। हाँ हाँ हाँ। बच्चों कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं और अभी रीजॉइन करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और जल्दी रीजॉइन कर लेंगे। तब तक के लिए हम आपको कुछ सूचना दे दें कल के लिए। कल का जो हमारा ई लेक्चर सीरीज है उसके टाइम शेड्यूल में हमने थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि हम लोग की कुछ दूसरी व्यस्तताएं हैं, इसलिए वो लेक्चर 2 बजे से ना हो करके 1:30 बजे से शुरू होगा, 1:30 से स्टार्ट होगा। तो कृपया आप सभी लोग 1:30 बजे से 5 मिनट पहले ही लिंक हो जाइएगा कि आपका वो लेक्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारे संजीव सर जो एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, उनको आपको सुनने का मौका मिलेगा और वक्तव्य का कोई अंश आपका छूट ना जाए, इसलिए टाइमली आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो अच्छा लगेगा आपको भी। मैम, सर को मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, नेटवर्क इशू की हो जाने की वजह से वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। मैं फिर से कोशिश हाँ कर हाँ रहा हाँ हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक आज ठीक। पता नहीं क्यों कुछ ज्यादा ही नेट डिस्टर्ब है। आज हम लोग मीटिंग हाँ कर रहे बहुत थे, उस ज्यादा। समय भी हो रहा था। हाँ और हाँ आज कुछ ज्यादा ही नेट की एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है। हाँ हाँ हाँ। और सर को हम कोशिश कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। सर और बच्चों के लिए एक बात ये भी बता दें कि सर जो है प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री पे सर का बहुत अच्छा नॉलेज है। रिसर्च मेथड्स पे सर मेन डिपार्टमेंट में इनका काम रहा है सर का। और एमए में एक पेपर चलता है दलित रेजिडेंस मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया, वो पेपर भी सर पढ़ाते हैं। तो सर एक प्रोमिनेंट हिस्टोरियन है, अगर हम कहें उस संदर्भ में अपने फील्ड के। और ख़ास तौर से जो सर का काम है वो आइडेंटिटी एंड कल्चर पे ही रहा है। तो सर को बहुत जानकारी है उस टॉपिक पे, इसीलिए सर अपने विचार हम लोगों के साथ रख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वी विल ट्राइंग कि सर को फिर से हम लोग कनेक्ट कर पाएँ, कुछ और तकनीकी समस्याएं हो रही हैं। मैं अपनी ही आईडी से सर को जोड़ रहा हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है।
लैपटॉप में आ रहा है। हाँ सर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। और हम लोग कंटिन्यू करें। सर मोस्ट वेलकम। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम से थोड़ा हम लोग डिस्कनेक्ट हुए थे। ओके। हाँ, मैं क्या बताने का मैं प्रयास कर रहा था, इतिहास में क्यों आइडेंटिटी समस्या के बारे में, खास करके जाति और सामूहिक और क्षेत्रीय चेतना का विकास है, उसी से जुड़ा हुआ जो दलित पॉलिटिक्स है वर्तमान से विशेष रूप से हम लोग बात करते हैं। तो ये सारी चीजों में कैसे इतिहास में आजकल एक विशेष पार्ट बन गया है, क्योंकि ये बात हम लोग जरूर समझना जरूरी है। आज क्यों हम इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे बीए स्टूडेंट, हिस्ट्री स्टूडेंट है, आप क्यों इसके बारे में नजर रखना अनिवार्य है। और इंटरेस्टिंगली आज के सिलेबस में ये पार्ट क्यों बढ़ा। पिछले 10 साल के पहले आप हार्डली किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय में दलित स्टडीज के विषय पर विशेष अध्ययन और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में नहीं हुआ था। और रिसेंटली हम लोग जानते हैं इस तरह अध्ययन पर, खास करके इतिहास में बाकी अध्ययन से, मेरे ख्याल से लिटरेचर से और पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजी से इनफैक्ट अगर बोल सकते हैं, कास्ट विषय पर, दलित स्टडीज के विषय पर विशेष रूप से अध्ययन होता है। और इसका कारण है क्योंकि इतिहास ऐसे एक अध्ययन है जिससे ही है सारे समस्या का, मुद्दा का, सारे समाज का सवाल को एक लेजिटिमेसी मिलता है, वैधता मिलता है। तो इसीलिए किसी भी विषय को अगर ऐतिहासिक रूप से अगर आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं, वो घटनाएं उसी देश के लिए विशेष नहीं है। तो इसीलिए आज देखते हैं कभी भी गवर्नमेंट बदलने से, कभी भी और कोई भी घटना घटित होने के बाद ऐतिहासिक विषय पर सवाल उठता है। तो हिस्टोरिकल नेसेसिटी है आज के समाज में, हम लोग हर मुद्दे को ऐतिहासिक तौर पर देखने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए हम लोग पहले आइडेंटिटी सवाल को क्यों इतिहास में देखते हैं, ये सवाल को अंडरस्टैंड करने से फिर आइडेंटिटी क्या है, उसका विकास कैसे समाज में परिवर्तन लाया और इसका पॉलिटिक्स क्या है, इसको ये कैसे इतिहास का दूसरे सामाजिक शास्त्रियों से और देखने का कोशिश करते हैं। बिकॉज वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आप ध्यान रखना है, सारे सोशल साइंसेस अध्ययन में एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को विशेष रूप से ध्यान देते हैं। इनफैक्ट इवन मेडिकल साइंसेस में भी और टेक्नोलॉजिकल साइंसेस में भी क्या करते हैं, खास करके ऐतिहासिक बैकग्राउंड के रूप से देखने का कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं हमारे विश्वविद्यालय में जो IIT का पढ़ाई में सोशल साइंसेस में होने के कारण से भी जानता हूँ, और उसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, इवन सेरामिक्स जिसमें मृत्यु भांड के बारे में काम करते हैं, उसी में भी एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड है। इनफैक्ट बीटेक का सेरामिक्स का सिलेबस में अगर आप देखते हैं, स्टार्टिंग में होता है बैकग्राउंड टू द स्टडी ऑफ सेरामिक्स। मतलब बैकग्राउंड मतलब है ऐतिहासिक रूप से उसका विकास कैसे हुई। जैसे हम लोग देखते हैं मिश्र समाज में कैसे पिरामिड बनाए, क्योंकि पिरामिड का जो सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है वही आपको आज का सिविल इंजीनियरिंग को पढ़ने का बेस देता है। सो मींस व्हाट आई एम मेनली एम्फसाइजिंग, इतिहास का एक विशेष संबंध हर अध्ययन के साथ है। जैसे मेडिकल साइंसेस में भी हम लोग देखते हैं, शायद आप लोग कभी भी हॉस्पिटल जाते हैं और कोई भी बीमारी के बारे में जांच करने के लिए पैथोलॉजी रिपोर्ट मांगते हैं, मतलब है वो समस्या का क्या कारण है। तो उसी तरह है ऐतिहासिक घटनाएं है, और आपको किसी भी समाज के सवाल को, किसी भी सोसाइटी का जो चुनौती है उसको समझाने का एक बैकग्राउंड देता है। तो इसीलिए हम आज कास्ट पॉलिटिक्स और आइडेंटिटी सवाल को, दलित क्वेश्चन को अगर आप अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, इसको कैसे ऐतिहासिक रूप से देख सकते हैं और खास करके क्यों इतिहास में आज हम देखते हैं। तो ये बात है, हम इतिहासकार होने के कारण से हम लोग इस सवाल को पहले आंसर करना, बिकॉज हिस्ट्री इज ऑल अबाउट हाउ थिंग्स कम इनटू बीइंग। मतलब है इतिहास के विषय पर बात करने में
हमेशा एक पृष्ठभूमि के बारे से बात करते हैं। एक मोटे तौर पर में बच्चों लोग कभी बोलते हैं हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कॉसेस, कोर्सेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब है इतिहास के मुद्दा में और इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल के बारे में बात करने में उसका क्या बैकग्राउंड है, जो कॉसेस है, और उसके बाद कोर्सेस मतलब है घटना कैसे घटित होती है और कैसे घटित हुआ और उसके बारे में और उसके परिणाम। तो इसी तरह है इतिहास में एक रेखांकित रूप से लीनियर स्टाइल में देखने का जो तरीका है, हम लोग लंबे समय से एक यूनान परंपरा से इसको मानते आ रहे हैं। सो मीन्स एक बात हम ध्यान रखना है, हिस्टोरिकल अध्ययन में आइडेंटिटी सवाल के एक विशेष घटनाएं है। तो इसीलिए आज हम मानव समाज में, शायद इंडिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, हर देश में इतिहास का जो प्रासंगिकता है, इतिहास का जो सिग्निफिकेंस है, वो अपने आप अलग हो चुका है। शायद एक छोटे से घटना से मैं शुरू कर सकता हूँ। जैसे आप लोग आज देखे होंगे, अमेरिका में एक बहुत बड़ी घटना हुई मिनियापोलिस में। एक अपराधी को लोग एक ऑफिसर ने, पुलिस ऑफिसर ने पकड़ा। उनको क्या किया है, गलत रूप से हिंसा करने से वो व्यक्ति मर गया। लेकिन घटना क्या है, एक अपराधी को पकड़ा, एक पुलिस ने जबरदस्त वायलेंस प्रयोग किया, इसलिए मर गया। घटना इतना ही पुलिस, लेकिन रियलिटी क्या है, आज पूरा दुनिया में इसके बारे में बात कर रहे हैं। जॉर्ज फ्लॉयड और डेरेक शॉ, इंग्लिश ऑफिशियल है, जो पुलिस ऑफिसर है, इन दोनों के बीच में जो हुआ है वो घटनाएं है आज एक बहुत बड़ी मुद्दा बन गई। क्यों ये बहुत बड़ी मुद्दा बन गए हैं? सिर्फ आइडेंटिटी के कारण से। एक ब्लैक व्यक्ति को एक व्हाइट ऑफिसर ने अमेरिका जैसे व्हाइट वर्चस्विक देश में और गलत रूप से, हिंसात्मक रूप से उनको मार डाला है। मतलब वो क्या अपराध किया ये बड़ी बात नहीं है, क्यों और उनको कैसे मारा। मीन्स आज हमारे समाज में ये आइडेंटिटी का जो सवाल है वो हम और आप किसी भी रूप से आराम से, आसानी से उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उस समय के पहले हमारे देश में आइडेंटिटी के बारे में जानकारी उतना नहीं था। आज आप आइडेंटिटी क्या है इसके बारे में जाने ना जाने, लेकिन उसी सवाल से जुड़ा हुआ पॉलिटिक्स से आप बाहर नहीं हो सकते। मीन्स आज भारत में मजबूरी से हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि इससे उबर नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारा देश का लगभग 15% लोग हैं अपने आप को दलित मानते हैं, और उसके साथ ही साथ हम देखते हैं 7.5% लोग हैं अपने आप को ट्राइबल के रूप से मानते हैं। और इसके अलावा हमारे देश में और लगभग 10% के आसपास अल्पसंख्यक के रूप से अपने आप को धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से पर हम लोग आजकल जेंडर को भी देखें। तो मतलब है आइडेंटिटी मुद्दा है, इट्स नॉट जस्ट एक स्मॉल इश्यू। मतलब है समाज का एक छोटी और अल्प वर्ग के विषय पर अध्ययन नहीं है। इट इज ऑल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सोसाइटी। आज पूरी समाज का अस्तित्व को आप समझना चाहते हैं, पहले उसका आइडेंटिटी के सवाल को आप पहले स्थापित करना है। विदाउट सिचुएटिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ कम्युनिटी यू कैन नॉट क्रिएट अ नेशन। मतलब है कहीं भी किसी भी रूप से राष्ट्र नहीं पैदा होती है बिना कम्युनिटी का अस्मितात्मक विचार को स्थापित करने से। मीन्स किसी भी देश के लिए, जैसे आज हमारे देश में एक बहुत बड़ी सवाल हो रहा है, इसीलिए हम लोग देख रहे हैं आइडेंटिटी का लड़ाई विशेष रूप से हो रहा है। अगर इंडिया मेरे देश है, मैं भी उसका पार्ट हूँ। शायद मैं दलित हो सकता हूँ, शायद मैं ट्राइबल हो सकता हूँ, शायद मैं वुमेन हो सकता हूँ, शायद मैं फलाना व्यक्ति हो सकता हूँ, लेकिन इसी देश में मेरे लिए भी एक रोल है, मेरे लिए भी इस देश में बात है। So means what I'm trying to emphasize is आइडेंटिटी ऐसे एक सवाल बन गया है आज के भारत में, इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको कैसे इतिहासकार देखा, यही सवाल को हम लोग अभी देखेंगे सेकंड पार्ट में। सो मेन है हिस्ट्री में जनरली हम लोग इतिहासकार के, इसीलिए मेरा मेन फोकस होता है इतिहास में कैसे इसको देखते हैं।
तो एक समय है इतिहास में घटनाएं के बारे में वृत्तांतिक रूप से देखते हैं, क्या करते हैं, उसका वर्णन करते हैं और घटनाएं को ध्यान देते हैं, कौन कौन उसी घटना में भाग लिया है, कब हुआ है वो घटना, कहाँ पे हुआ। तो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट व्हाट एंड व्हेन एंड व्हाई, इसी तरह बात करते थे। लेकिन आज हिस्ट्री इज अबाउट हु एंड हुम एंड व्हाई, उसी रीति से देखते हैं। आज इतिहास में क्या मुद्दा है ये बड़ी बात नहीं है, किसके बारे में है ये अध्ययन। तो यही सवाल ना, तो अभी तक है। अब देखते हैं E.H. कार का, अगर आप देखते हैं 1960 के 61 का जो किताब है, उसी काल का समस्या था। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सोसाइटी। लेकिन आज सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ व्यक्तियों का योगदान क्या है, वो किसके बारे में अध्ययन होता है, यही बात हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। इस उदाहरण के लिए जैसे मैं बताना चाहता हूँ, जैसे 1975 के पहले हमारे देश में खास करके नारियों के विषय पर विशेष रूप से अध्ययन नहीं हुआ। इनफैक्ट इंटरनेशनल सोसाइटी में भी बोल सकते हैं, जैसे अमेरिका जैसे देश में भी विमेन स्टडी के नाम से अध्ययन है, लगभग 1970 के बाद ही आए, और हमारे भारत में भी उसी संदर्भ में ही आए। और 1975 तक अगर भारतीय जर्नल्स में भी जैसे देखते हैं, उसी का मैं था इंडियन हिस्टोरिकल रिव्यू करके 1973 से हो रहा है, वो जर्नल है वो ICHR का, उसमें एक लेख था भारतीय इतिहास में नारियों के योगदान के बारे में अध्ययन करने का स्रोत अभाव है। 1975 में भारत का ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड स्टेट इंस्टीट्यूट का जर्नल में लिखा गया है, मतलब है भारतीय राष्ट्रवाद आंदोलन में मतलब नारियों के योगदान के विषय पर अध्ययन करने का स्रोत अभाव है, बहुत कम है। लेकिन आज अगर आप देखें, लगभग अगर आप भारत में जैसे राष्ट्रवाद आंदोलन में नारियों के योगदान के बारे में देखें, कम से कम अगर आज आप सिंपल गूगल करिए 25 बड़े बड़े किताब आ जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम विशालाक्ष्मी मैनन से, और उसके बाद हम देखते हैं पद्मा अनगोल से, और नीरा देसाई के लेख से, मृदुला रमना का देखते हैं, और उसके अलावा हम लोग कनिका सरकार को देखते हैं। इसी तरह तमाम लेखकों का नाम पर किताब है अपने जेंडर स्टडीज के, खास करके राष्ट्रवाद आंदोलन में महिलाओं का योगदान के बारे में। इनफैक्ट विशालाक्ष्मी मैनन का जो किताब है women participation in national movement with special reference to उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हुई राष्ट्रवाद आंदोलन में, उसी में लगभग 350 लोगों का, महिलाओं का नाम को उन्होंने जिक्र किए। कैसे ये लोग अचानक से आ गए, और इन लोगों के अध्ययन कैसे अध्ययन करने का स्रोत मिला? कारण है समाज की सोच में परिवर्तन हुआ, समाज का, राजनीति का बदलाव आया, और वर्तमान का चिंतन है पिछले 50 साल से काफी भिन्न है। तो इसीलिए नारियों के परिप्रेक्ष्य में सवाल का देखने का जो प्रयास शुरू हुआ, वो ऑटोमेटिकली सारे स्रोतों पैदा हो गए। मीन्स सोर्सेस आर नॉट क्रिएटेड, दे आर देयर, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का हमारा परिप्रेक्ष्य कैसे होती है, उसी से ही है हम कर सकते हैं। We have to change our model, way look at it. Otherwise क्या हो जाता है, हम उसको पूरी तरह उसको खारिज कर देते हैं और उसको डिसमिस करते हैं। अरे भाई महिलाओं का क्या योगदान है राष्ट्रवाद आंदोलन में। लेकिन अगर आप देख लीजिए धीरे धीरे हर विषय पर, और इनफैक्ट रिसेंटली भी एक किताब आया है पर्टिकुलरली गांधी के जीवन में महिलाओं का विशेष योगदान है, उनके चिंतन में, उनके डिसीजन में, उनके अध्ययन, उनका जो भी आंदोलन शुरुआत करने के उन्होंने कैसे कैसे निर्णय लिया है, इसके विषय पर अध्ययन आजकल आ चुका है। Means what I'm trying to say is that अभी हम इस आइडेंटिटी सवाल पैदा होने के कारण से अभी हमारे देश में क्या कर रहे हैं, वही राष्ट्रवाद आंदोलन को पिछले 50 साल के पहले कोई भी व्यक्ति ने नारियों के योगदान को काम करने के लिए स्रोत नहीं बोला है, उसी देश में अभी हजारों किताब आ रहा है। इनफैक्ट आप देख लीजिए आजकल जितना भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं,
नारियों के योगदान के अनुसार, पर्यावरण के और नारियों के योगदान के अनुसार। तो इस तरह है आज सोसाइटी में परिवर्तन हुआ। मतलब मैं क्या बताने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, इतिहास में परिप्रेक्ष्य का सवाल है, पर्सपेक्टिव का सवाल है, दृष्टिकोण का सवाल है। जब तक आप हाथी को हाथी बोलेंगे वो एक बात है, लेकिन हाथी को एक एनिमल में बड़े एनिमल और जानवर के रूप से देखना है, उसका देखने का तरीका अलग होता है। अगर ऐसा ही आप लोग उसका भी कहानी जानते होंगे, कैसे हाथी के नाम से तथ्यों का छुपाने का कोशिश करते हैं, एक ब्लाइंड व्यक्ति ने देखा करके। तो मैं क्या मेनली एम्फसिस करने का कोशिश कर रहा हूँ, इतिहास में सारे घटनाएं का अध्ययन विचार है पर सवाल से शुरू होती है। हाउ डू वी वांट टू सी, ये बात इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे देश का आज हम हर प्रत्येक घटना के विषय पर अध्ययन करने में भी यही सवाल को ध्यान देते हैं, क्या भारत किसका है, और क्या भारत का नाम भारत सही होगा और इंडिया रखना बेहतरीन है और इंडिया के अलावा दूसरा रखें। तो इस तरह सवाल क्यों पैदा होती है। और इनफैक्ट शायद आप लोग जानते होंगे, जो एक नॉवेलिस्ट जो है अभी भी जुम्पा लहरी का आप जानते हैं, और उनका एक नावल है व्हाट्स इन द नेम, और मतलब है एक नाम में क्या है, लेकिन नाम में ही सब कुछ है। इसीलिए हम सब अपने अपने नाम के पीछे अपना टाइटल है, अपने आप को एक आइडेंटिटी देते हैं। क्योंकि हम फलाना फलाना नाम रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि ये हमारा विरासत को इंगित करता है, हमारे संस्कृति को इंगित करता है, हमारे परिवार का गरिमा को दिखाता है, और हम अकेले नहीं हैं, और हमारा परंपरा का और हमारा परिवार का एक अनोखा विरासत है, जिस बात को हम समाज के सामने स्थापित करना चाहते हैं। तो इसीलिए हम नाम के साथ भी अपना टाइटल, नाम और सरनाम और जोड़ने का कोशिश करते हैं। So means what I'm trying to emphasize is identity is an indispensable mechanism that from which one cannot escape. यही बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात हम ध्यान रखना है। अस्मिता ऐसे एक सवाल है जिससे कोई भी व्यक्ति है अपने आप को अलग करके बच नहीं सकता, क्योंकि आइडेंटिटी को लेना है, विरोध करने का आप उससे मतलब है बच नहीं सकते। मतलब मैं क्या मैं करना चाहते हैं, मैं कौन हूं, ये सवाल कुछ लेवल पर मैं साबित कर सकता हूं, लेकिन उससे ज्यादा समाज मुझे बताता है मैं कौन हूं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, हम लोग ध्यान रखना है। हु आर वी, इसी नामक से ही एक अमेरिकन इतिहासकार ने 2001 में जब न्यूयॉर्क में बॉम्ब विस्फोट हुआ वर्ल्ड ट्रेड में, उसी में है वो किताब लिखा था जो सैमुअल हंटिंगटन करके, हु आर वी करके। मतलब है मैं बताना चाह रहा, कोई भी व्यक्ति को समाज में आप कौन है, ये सवाल को उनके पास आंसर होना जरूरी है। तो ये सवाल है आज इतिहास में विशेष रूप से उभर कर आ गया, इसीलिए हम लोग सिलेबस के रूप से ये सवाल को अंडरस्टैंड करने का कोशिश करते हैं। सो दैट इज द मेन इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है, हम लोग को विशेष रूप से ध्यान रखना है। मतलब सबसे पहला पॉइंट मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ, आइडेंटिटी इज इंडिस्पेंसिबल, मतलब इसको आप किसी भी रूप से डिसमिस नहीं कर सकते। अरे भाई ये सारे चीज के हम विश्वास नहीं करते हैं, क्या दलित है, क्या महादलित है, और क्या महिला है, सब इंसान है। अच्छी बात है, सब इंसान है। इंसान होने के बावजूद उनका एक अलग श्रेणी भी है, वो सामाजिक श्रेणी हो सकता है, आर्थिक रूप से हो सकता है, और आजकल ज्ञान के रूप से भी हो सकता है। जैसे मैं कंप्यूटर लिटरेट हूँ और मैं अनपढ़ हूँ कंप्यूटर को, ऐसे भी आजकल और एजुकेटेड के बीच में भी एक अलग आइडेंटिटी बन गया। मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज करना चाहता हूँ, आइडेंटिटी इज नॉट अ चॉइस, इट इज अ सोशल नेसेसिटी है। मतलब है आइडेंटिटी जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग मजा करने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं बात कर रहे हैं। ये आइडेंटिटी से हम बच नहीं सकते। जैसे जैसे देख रहे हैं आजकल कोरोना के काल में जैसे ट्रीटमेंट कैसे होता है, शायद आप लोग कुछ समय के पहले देखे होंगे, पिछले महीना में सिंगापुर जैसे देश का
मतलब काफी दुनिया ने अप्रिशिएट किया था वो कोरोना को कंट्रोल करने का, लेकिन अचानक से पता चला बाद में 3-4 हजार लोगों का मतलब है वो बीमारी पॉजिटिव होने के बाद फाइंड आउट करने में उसमें जितना भी पॉजिटिव पाया है वो सब विदेशी वर्कर्स थे। देखिए ये कंट्री में पूरी तरह सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा है, उसका ब्यूरोक्रेसी बहुत बढ़िया है, उसका व्यवस्था सही ढंग से चल रहा है, उसके बावजूद वहां पे क्या हुआ, कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ। Means what I'm trying to mainly emphasize is आइडेंटिटी सवाल पैदा होने का सबसे बड़ी कारण है डिस्क्रिमिनेशन के कारण से। जैसे मैं अमेरिका का पॉलिटिक्स बताया था, तो वही सवाल है हम देख रहे हैं जैसे हमारे देश में भी ये आइडेंटिटी का सवाल है, पिछले प्राचीन काल से ही हुआ। सो दैट्स व्हाट वन इम्पोर्टेंट थिंग, आइडेंटिटी क्वेश्चन के बारे में अध्ययन है शायद नया हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी का लड़ाई है, आइडेंटिटी के नाम से जो प्रतिद्वंद है वो हमारे देश में जिस समय से इंसान रहना शुरू किए उसी दिन से है। क्योंकि जहां पे समूह पैदा होती है, wherever there is community there will be identity question, मतलब है आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ सवाल हो सकता है, शायद आइडेंटिटी क्लैश हो सकता है और आइडेंटिटी असर्शन हो सकता है, मतलब है अपने आइडेंटिटी के नाम से लड़ाई हो सकता है, अगर नहीं तो अपना अपना आइडेंटिटी को दावा करने का कोशिश करते हैं। और आइडेंटिटी में भी दो विशेष बात है, इसको मैं थोड़ा सा संदर्भ में देखना पड़ेगा। मेनली जो इतिहास में जंगली घटना के विषय पर अध्ययन करने के लिए प्रारंभ काल से आइडिया को इस्तेमाल करते हैं, कोई भी विचार से घटना का वर्णन करना, जिसे हम लोग देखते हैं रोमांचवाद और प्रबोधन काल, प्रत्यक्षवाद, और इस तरह है। शायद आप लोग कोई भी किताब में देख लेते हैं, आप एमए में आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन जनरली इतिहास के विषय पर बात करने में प्राचीन काल से अलग अलग काल के बारे में बात करते हैं, वो एक विचार से। बाद में क्या हुआ, विचार सिर्फ नहीं है, विचार के साथ विचारधारा का भी एक रोल है, मतलब है आइडिया के साथ ही साथ आइडियोलॉजी को भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जो वर्ग से जुड़ा हुआ संघर्ष है, तो मतलब है गरीब वर्ग है और श्रमिक वर्ग है, इस तरह देखते थे। लेकिन उसी से ही है आज क्या हुआ है, वो आइडेंटिटी का कॉन्शियसनेस, मतलब है अस्मिता के चेतना से जुड़ा हुआ सवाल पैदा हुआ, जिसको हम देखते हैं। ये आइडिया से आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी से आइडेंटिटी, ये घटना पैदा होने के पीछे क्या शक्ति है, ये बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले समाज को, घटना को आइडिया से देखते थे, बाद में आइडियोलॉजी के रूप से देखें, और उसके बाद आइडेंटिटी के रूप से देखते थे, और आजकल वैसे हम कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे क्या रोल है, इसको स्कॉलर्स दो रूप से देखते हैं, और उसी के संदर्भ में ही है उत्तर आधुनिक काल करके एक नया अवधारणा भी आजकल यूज करते हैं, और इसमें मेन बात है पावर और इंटरेस्ट। ये बात अब ध्यान रखना, हम कोई भी घटना के विषय पर बात करने में उसके पीछे हमारा इंटरेस्ट, हमारा हित क्या है, और उसके साथ ही साथ हम किस तरह सत्ता को इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये बात इम्पोर्टेंट है। सो इसीलिए आइडेंटिटी क्वेश्चन को एक तरीका में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट के रूप से, अपने इंटरेस्ट के रूप से आप अध्ययन करने का कोशिश करते हैं। दूसरी बात है आप क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी के साथ ही साथ आप अपना सत्ता को भी पॉलिटिकल कारण से करने का कोशिश करते हैं। इनफैक्ट शायद यहाँ समय ज्यादा नहीं है, लेकिन एक फ्रेंच राइटर थे मिशेल फूको करके, जिनका नाम हम लोग ज्यादा सोशल साइंस में आजकल यूज करते हैं, और लिखते हैं मिशेल फूकाल्ट करके, लेकिन बोलते हैं मिशेल फूको, जिन्होंने सबसे पहले बताया था हर प्रत्येक इंसान के घटना के पीछे, इंसान के जो भी काम के पीछे अपना सत्ता के विषय पर एक अनोखा लक्ष्य है। मीन्स एवरीवन ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पावर, मतलब है
ये पावर के अंदर का पावर से होने की वजह से लोगों ने मतलब फिर बिहेव करते हैं। जैसे आज भारतीय इतिहास को हम कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आज के सरकार के परिप्रेक्ष्य को हम कहीं ना कहीं मानते हैं, अगर नहीं तो विरोध करते हैं। मतलब पावर से लड़ना चाहते हैं, पावर के साथ जोड़ना चाहते हैं। सो मीन्स आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में दो बात होता है, एक इंटरेस्ट है अपना हित को आगे बढ़ाना, अगर नहीं तो सत्ता से जुड़ा हुआ सवाल को आप विरोध करेंगे, अगर नहीं तो उसके साथ अनुमोदित करेंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो इसीलिए हिस्टोरिकल स्टडी में आइडेंटिटी सवाल के बारे में बात करने में हम लोग ध्यान रखते हैं, कोई भी अध्ययन करने में कैसे उसका इंटरेस्ट पैदा होती है और कैसे वहां पे पावर का डायनामिक्स, सत्ता से जुड़ा हुआ गतिशीलता क्या है, इसको जानने का हम कोशिश करते हैं। अगर आज दलित के बारे में जो लोग बात कर रहे हैं, अगर उनका पावर में इंटरेस्ट नहीं होता, इतना विस्तार से बात करने का आवश्यक नहीं होता है। और हम देखते हैं हमारे देश में और कास्ट के नाम से जो पॉलिटिक्स होता है, इसीलिए करते हैं, वो सीधे प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, लेकिन सोसाइटी का पावर स्ट्रक्चर में उनका एक विशेष योगदान होता है। सो मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज इज, और हम लोग ध्यान रखना है, और भारत में आइडेंटिटी के विषय पर जो आधुनिक अध्ययन हो रहा है, उसमें दो विशेष मुद्दा को ध्यान देते हुए हम वर्णन करने का, अध्ययन करने का कोशिश करते हैं। सो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के पीछे इंटरेस्ट का एक विशेष भूमिका है, और उसी के साथ ही साथ सत्ता के महत्व को हम स्थापित करने का कोशिश करते हैं। सो आइडिया ऑफ जो इंटरेस्ट और पावर और सत्ता, ये दोनों है, खास करके आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को स्थापित करने में विशेष रूप से काम करता है। और आधुनिक काल में और आज के संदर्भ में अगर बात करें, और भी एक विचारधारा है, ये पूरी सोशल साइंस और लिटरेचर, आर्ट्स, इवन हर फील्ड में होता है, ये उत्तर आधुनिकीकरण करके। लेकिन इसके बारे में हम लोग ज्यादा नहीं बात करेंगे। लेकिन एक पोस्ट मॉडर्निज्म नामक से जो चिंतन है, वो खास करके हर प्रत्येक घटना को आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ पॉलिटिक्स के अनुसार, शायद इंटरेस्ट के अनुसार, अगर नहीं होता है पावर के आधार पर अध्ययन करने का कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं, आजकल बोलते हैं नारियों के परिप्रेक्ष्य में ये घटना को कैसे विचार करें, और दलितों के परिप्रेक्ष्य में ये घटना को कैसे विचार करें। इस तरह तमाम सवाल को हम लोग सामना करना पड़ता है। सो मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज इज, आइडेंटिटी का जो पॉलिटिक्स है, वो खास करके आज के एकेडमिक विषय पर विशेष रूप से प्रभावित किया है। इसी से बचने का, इसी से दूर होने का कोई रास्ता नहीं। तो इसीलिए हम लोग इसको सही ढंग से अंडरस्टैंड करना और इसको सही ढंग से डील करने का कोशिश करें। और उदाहरण के लिए अगर आप देखते हैं, जैसे भारत में ये आइडेंटिटी का पॉलिटिक्स कैसे शुरू हुआ, अगर आप देखते हैं, अब तो देखते हैं भारत में प्राचीन काल से लोगों ने अलग अलग समाज से तमाम लोग आते थे। शायद आप लोग जानते हैं स्टार्टिंग से और इंडस काल से, और उसके बाद आर्य समाज के, और उसके बाद जितना भी भारत में आए हैं लोग, ग्रीस से और साउथ वेस्ट मतलब नॉर्थ एशिया से और चाइना से और ईरान से, इस तरह तमाम लोगों का हम देखते हैं, इंडो ग्रीक तक, और इनफैक्ट बाद में हम लोग देखते हैं ऑलमोस्ट अंग्रेजियों तक, सब लोग दुनिया से अलग अलग आए हैं। सो इसीलिए इंडिया इज अ लैंड ऑफ मेनी पीपल्स, मतलब है भारत जैसे देश है, भारतवर्ष का अगर आबादी को और जनसंख्या को अगर लेकर देते हैं, इसे मेनी ह्यूमन ग्रुप्स है, मतलब है मानव समाज का अलग अलग जातियों का विशेष मिलावट है। तो इसीलिए इस देश का शासन और इस देश का ऐतिहासिक विरासत को अगर स्थापित करने की कोशिश करें, जरूर आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को इनकार नहीं कर सकते। सो मीन्स आइडेंटिटी का सवाल है। इनफैक्ट अंग्रेजों ने आए थे भारत में शासन करने के लिए, वो लोगों ने क्या किया था, मुसलमान और हिंदू के बीच में देखते थे, और बाद में वही ब्रिटिश लोगों का अध्ययन के द्वारा ही है भारत में आर्यन और द्राविडियन नामक से एक
विरोधाभास को, विविधता को उन लोगों ने अपने अध्ययन के द्वारा दिखाने का कोशिश की है। और उसी के बाद है लैंग्वेज से जुड़ा हुआ प्रदेश का अध्ययन हुआ और बहुत सारे स्टेट को अंग्रेजों ने ऐसे बनाया जिसमें लैंग्वेजेस का एक विशेष रोल रहा। जैसे हम देखते हैं, जैसे बिहार है बंगाल से अलग किए हैं, मेनली है हिंदी क्षेत्र को। जैसे हम लोग देखते हैं बाद में 1960s के बाद जैसे पंजाब को हिमाचल से अलग किए हैं लैंग्वेज के रूप से। तो ये उत्तर प्रदेश में भी अगर देखते हैं उर्दू हिंदी कॉन्फ्लिक्ट, मतलब मैं क्या बताने का कोशिश कर रहा हूँ, जैसे हमारे देश में जैसे जैसे सभ्यता के विकास होते होते अलग अलग तरीका में सामाजिक श्रेणी के रूप से जो वर्गीकरण है अलग अलग तरीका में हुआ। कास्ट के नाम से, समूह के नाम से, भाषा के नाम से और क्षेत्र ज्योग्राफिकल कंडीशन के अनुसार अलग अलग होता है। लेकिन उसमें मेन बात हम लोग देख रहे हैं, हम आइडेंटिटी के विषय पर करते हैं, वो मेनली जेनोटिपिकल और फेनोटिपिकल बोलते हैं। जेनोटिपिकल मतलब अनुवांशिक, मतलब जीन से जुड़ा हुआ और रक्त से संबंधित, और उसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइमोर्डियल आइडेंटिटी, सबसे प्राथमिक अस्मिता। और उसके बाद है फेनोटिपिकल, मतलब जो आप बाहर देखते हैं उसी के अनुसार जो आइडेंटिटी होता है। जैसे प्राथमिक आइडेंटिटी है और प्राइमोर्डियल आइडेंटिटी बोलते हैं, जिससे ही यहाँ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का शुरुआत देखते हैं। जैसे जाति से, धर्म से और अपने ब्लड रिलेशन से और अपनी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ, इमोशन से जुड़े हुए, बेसिकली इमोशन और ब्लड रिलेशन का जो कनेक्शन है उसी के अनुसार है हम लोग क्या करते हैं, प्राइमोर्डियल आइडेंटिटी को स्थापित करते हैं। तो यही बात है हम लोग देखते हैं सबसे प्राचीन अस्मिता का विकास के रूप से अगर देखते हैं, कास्ट आइडेंटिटी एक बहुत बड़ी उदाहरण है। बिकॉज कास्ट हैज अ इमोशन, कास्ट आल्सो हैज अ ब्लड, मतलब है आप रक्त संबंध से भी जुड़े हैं और उसी के साथ ही साथ एक भावनात्मक रूप से इमोशन के अनुसार भी आप जुड़े हैं। तो यही है बेसिक आइडेंटिटी का शुरुआत है। यही से आइडेंटिटी अलग अलग तरीका में धीरे धीरे पैदा हुआ और खास करके हम लोग आधुनिक काल के विषय पर बात कर रहे हैं। अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन करने के संदर्भ में आइडेंटिटी को एक विशेष टूल के रूप से, एक विशेष साधन के रूप से इस्तेमाल किया, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन करने के लिए सबसे बड़ी उनका सवाल था अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में जो कलर डिफरेंस है, रंग भेद है, वो एक विशेष नमूना बन गया है। और इसी को वो लोगों ने मतलब इस्तेमाल करके अपना पॉलिटिकल सिस्टम को स्थापित करना चाहते थे। और इसीलिए हम लोग देखते हैं अंतिम तक अंग्रेज के पहले भारत में जितना भी लोग आए थे, इस देश को शोषण किया, लूटे, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद मैक्सिमम इसी देश में रहे, इसी देशवासियों से मिले, जो सभ्यता है उसी से सबसे ज्यादा जुड़ाव भी रखे। लेकिन अंग्रेजों ने स्टार्टिंग से और अपने पूरी काल तक बहुत कम लोगों के अलावा मैक्सिमम अंग्रेजी समाज के अपने आप को अलग करके रखा। मतलब है एक रंग भेदभाव के कारण से, नस्लीय चिंतन के कारण से भारत में उन लोगों का शासन है एक आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ सवाल से ही विस्तार हुआ। और इसीलिए क्या किया है, अंग्रेजों ने भारत से अपने आप को अलग किया और भारतीयों को भी बीच में अलग करवाने का भी कोशिश की। इसीलिए डिवाइड एंड रूल और अलग करने की कोशिश की। अंग्रेजों ने आसानी से बैठ के ये व्यवस्था को नहीं किया, इसको सिस्टमैटिक ढंग से किया। कैसे सिस्टमैटिक ढंग से किया? अंग्रेजों ने आने के बाद, शायद आप लोग जानते हैं, 57 में प्लासी युद्ध हुआ, 65 में अंग्रेजों ने बक्सर में संधि बनने के बाद धीरे धीरे भारत का पूरा आबादी के बारे में सारे डेटा कलेक्ट करने के शुरू किए। क्या किए हैं? भारतीयों में क्या क्या जातियां हैं, भारत में क्या क्या विषयों पर आपस में लड़ाई होती है, इस तरह सारे चीजों का सिस्टमैटिकली सारा डेटा कलेक्ट करने का कोशिश की। शायद आप लोग जानते होंगे, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी है 1763 के काल से ही बंगाल में पॉपुलेशन को गिनने का शुरू किया।
और आप लोगों का शायद जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले शहर के अनुसार मतलब जनसंख्या का सेंसस रिपोर्ट है, पहले बार 1805 में वाराणसी में की। इनफैक्ट 1805 में, जिस समय था जुल्फिकार खान करके जिन्होंने इस शहर का कोतवाल था, उस समय है ये भूमियार जमींदार के अंडर बनारस को शासन किए थे, उसी समय अंग्रेजियों ने लिए हैं 1801 से। और उसके बाद वाराणसी शहर का मोटे तौर पर क्या पॉपुलेशन होगा इसको गिनने के लिए उन लोगों ने एक योजना तैयारी किया। वो सीधे हर घर जाके नहीं किया, लेकिन हर अलग अलग स्ट्रीट से कितना लोग होंगे करके फाइंड आउट किया। लगभग 1805 के सेंसस रिपोर्ट के अनुसार, वो रिपोर्ट में शायद उसका आंकड़े गलत हो सकता है, लेकिन एक प्रयास हुआ। उन लोगों ने उसी समय 1805 में वाराणसी का पॉपुलेशन है 5 लाख करके स्थापित किया, क्योंकि उन लोगों ने सीधे जाकर घर पे काउंट नहीं किए हैं। उन लोगों ने क्या किए हैं, एक स्ट्रीट जाते हैं, इसमें कितना घर है, उसी घर के अनुसार लगभग एक घर में 20 लोग होंगे, इसी तरह करके उन लोगों ने अध्ययन किया। और उसको बाद में जेम्स प्रिंसेप ने आके संशोधन की करके लगभग 1840 में उन्होंने वाराणसी के पॉपुलेशन को पहले बार है सिस्टमेटिकली स्थापित करने की कोशिश की है। लगभग उसी समय है 1,20,000 के आसपास उन्होंने वाराणसी शहर का पॉपुलेशन है करके स्थापित किया। मतलब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अंग्रेजों ने ऐसे ऐसे डेटा कलेक्ट करने में काफी ध्यान दिया, इसीलिए उन लोगों ने सेंसस कमीशन को स्थापित किया। सबसे पहला सेंसस है पूरी भारत में 1881 में हुआ, 1881 में, 1871 में शुरू किया, लेकिन पूरी भारत को कर नहीं पाया, 1881 से ही उन्होंने किया। और उसी के अलावा अंग्रेजों ने क्या किया, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग इतिहास लिखवाने की कोशिश किया। शायद आप लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे मैनुअल्स ऑफ फलाना फलाना डिस्ट्रिक्ट। जैसे वाराणसी के बारे में नेवल स्टेट ने 1921 में लिखा है, और गोरखपुर के लिए भी अलग लिखा है। तो इस तरह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन लोग रहते हैं, उनका क्या सदाचार है, उन लोगों का क्या व्यवस्था है, उन लोगों का सभ्यता का विकास क्या है, इस तरह उन लोगों ने अध्ययन किया। और इसके साथ ही साथ आप शायद आपको आश्चर्य होगा, अंग्रेजों ने ही भारतीयों को प्रोत्साहित किया, आप लोग अपने अपने कास्ट के नाम से कास्ट संस्थान शुरुआत करिए। सबसे पहले है 1780 के काल से ही है, क्या हुआ भारत में, कास्ट के नाम से क्या किए हैं, कास्ट जाति एसोसिएशंस, मतलब कास्ट समाज, जाति समाज के नाम से। जैसे ब्राह्मण समाज होता है, चंद्रगुप्त समाज से आप लोग नाम सुने होंगे, आज भी है। और पूरे भारत में लगभग आज एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार इंडिया में 6088 जातियां हैं। ऑलमोस्ट हर जाति का अपने जाति के नाम से कोई ना कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। लगभग 19वीं शताब्दी में ये ऑर्गेनाइजेशन है अपने जाति के लिए अलग अलग जर्नल्स निकालता थे। जर्नल्स उन लोगों ने पब्लिश किए, उसी में अपना जाति व्यवस्था के बारे में, रीति रिवाज के बारे में, सदाचार के बारे में बड़े बड़े आर्टिकल लिखते थे। इसको अंग्रेजों ने सपोर्ट किया, क्योंकि अंग्रेजों का क्या इंपॉर्टेंट है, भारत में क्या क्या आइडेंटिटी के नाम से सवाल हो सकता है, इसको प्रकट करना, और उसी से उन लोगों को लाभ मिला, और उसी रीति से भारतीयों से उनका एक अनोखा रिलेशनशिप भी मिला। तो यही बात है हम लोग देखते हैं, मतलब भारत में आइडेंटिटी क्वेश्चन पैदा होने का कारण है अंग्रेजी ने इस तरह छोटे छोटे माइक्रोकॉस्मिक जो अल्प और छोटे लेवल पर जो आइडेंटिटी का जो मौका मिले, उसी रीति से सोसाइटी को मतलब अलग करने का कोशिश की, सोसाइटी को विभाजन करने का प्रयास किया। वो एक तरीका में प्रशासन के लिए ठीक था, और दूसरी तरीका में उनका पॉलिटिक्स के लिए भी मदद किया है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं लगभग 19वीं शताब्दी में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स धीरे धीरे कास्ट के नाम से, क्षेत्र के नाम से, लैंग्वेज के नाम से,
ऐसे ऐसे अलग अलग रीति से पैदा हुआ। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन को अंग्रेजी में रजिस्टर करने की व्यवस्था की। सबसे पहले यही बात हम देखना है, अंग्रेजी के सारे कास्टों के नाम को इतिहास लिखने के लिए अनुमति दी। सारे कास्ट का इतिहास के अपने अपने कास्ट वाले लिखेंगे, उसके लिए कोई स्रोत यूज करने की आवश्यक नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं जितना भी कास्ट का इतिहास लेख है, अगर आप देखते हैं आपको आश्चर्य लगेगा। सब लोग हैं महाभारत से शुरू करते हैं, सब लोग रामायण से शुरू करते हैं। हमारा कास्ट का इतना बड़ा रेस्पेक्ट है, हम लोग प्राचीन काल से विशेष रेस्पेक्ट के साथ जिए हैं। खास करके मुसलमान काल से ही हमारे रेस्पेक्ट को नष्ट हुआ, अंग्रेजों के काल में फिर से स्थापित करना चाह रहे हैं। इस तरह हर कास्ट एसोसिएशन का जो पत्रिका है अपने विशेष अनुभव को बताने का कोशिश किया है, और इसी तरह अंग्रेजी ने शुरुआत की है। और इसी संदर्भ में ही है, शायद आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात होगा, अंग्रेजी ने अपनी भलाई के लिए तो वो लोगों ने क्या करते हैं, कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन, मतलब है इससे सहयोग करना और उनके साथ मिलकर काम करना। इसी तरह करने को भी क्या किए हैं, बंटवारा करने का प्रयास किया है। क्योंकि कुछ अपॉइंटमेंट है, कुछ विशेष रोल है, पोजीशन है, कुछ कास्ट लोगों को दिए हैं। जैसे मुसलमान के लिए कुछ पोजीशन देते हैं नॉमिनेशन के द्वारा। तो इसी तरह अंग्रेजों ने अपना पद देने के लिए, पॉलिटिकल पोजीशन देने के लिए क्या किया है, ये अलग अलग सिलेक्शन मोड को इस्तेमाल किया। इसी रीति से ही है, शायद अगर आप देखते हैं लगभग 19वीं शताब्दी के अंतिम काल में ही है एक आइडिया रिजर्वेशन के नाम से शुरू हुआ। लेकिन ये आइडिया को सबसे पहले है, हम लोग जानते हैं, जो मेनली है रियासतों ने ही इसको इस्तेमाल करने का कोशिश किया। और जैसे बड़ौदा स्टेट में हम देखते हैं, और उसके बाद है हम लोग जस्टिस पार्टी कोल्हापुर में भी देखे हैं। और इसी तरह रिजर्वेशन का शुरुआत है धीरे धीरे क्या हुआ है 19वीं शताब्दी की शुरुआत से क्या किया है, मतलब है अपॉइंटमेंट के नाम से और कुछ पोजीशन के लिए देना शुरू किए हैं। और उसी के बाद हम लोग जानते हैं और द्वैत शासन हुआ 1919 में मॉन्टेग्यू जेम्स कोड के सुधार के अनुसार है। फिर क्या किया है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो इसी से ही सबसे पहले है पर्टिकुलरली जस्टिस पॉलिटिक्स और जो मद्रास में शुरुआत हुआ। और उसी समय है इंटरेस्टिंग बात है, अंग्रेजों ने 1909 में हम लोग जानते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट के रूप से मुसलमान को दिए। और इसी तरह है 1919 में ईसाई वाले को भी एक आरक्षण देने के लिए मद्रास में एक विशेष प्रावधान किया, लेकिन उसके बाद बात में बंद कर दिया। लेकिन ये धर्म के नाम से और जातियों के नाम से जो आरक्षण करना है, ये पॉलिटिक्स के खास करके अंग्रेजियों ने लोकल लोगों के सपोर्ट से शुरुआत किया। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इसीलिए मैं क्या बताना चाह रहा, रिजर्वेशन को मतलब है भारत में लाने के लिए अंग्रेजी सिर्फ कारण नहीं है, अंग्रेजी के साथ भारत में अध्ययन मतलब बुद्धिजीवियों थे जिसका नुकसान हुआ है, वो लोग भी मिलकर काम किया। खास करके नॉन ब्राह्मण पॉलिटिक्स, शेखर बंदोपाध्याय का किताब में देखें तो पूरी चैप्टर इसके बारे में है। और उसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं और जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, शायद कम्युनल पॉलिटिक्स का शायद आप लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन दो बात हिस्टोरिकल स्टडी में हम लोग देखना जरूरी है। तो सामूहिक रूप से इंटरेस्ट का अध्ययन है वो हमेशा एक ही रूप से नहीं हो सकता। जैसे एक व्यक्ति मुसलमान होने के कारण से कंगाल नहीं हो सकते हैं, एक व्यक्ति हिंदू होने की वजह से वो क्या नहीं हो सकते हैं, धनी हो नहीं सकते। लेकिन क्या हुआ है, कम्युनल पॉलिटिक्स के कारण से भारत में ऐसे एक विचार पैदा हो गई है, हम गरीब होने के पीछे हमारा धर्म का भी एक रोल है। तो इसी तरह एक नेगेटिव पॉलिटिक्स पैदा होने के कारण से ये भारत में कम्युनल पॉलिटिक्स के विशेष रूप से विस्तारित हुआ।
और इनफैक्ट ये सवाल है भारतीय राष्ट्रवाद आंदोलन में भी विस्तार से प्रभावित किया और उसके वजह से बंटवारा भी हुआ। और आज भी हम देखते हैं हमारे देश में एक कम्युनल सवाल का जो क्वेश्चन है, इसको दूर करने में दिक्कत हो रहा है। क्यों ये सवाल है? अगर आप देखते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स को, एक बात हम ध्यान रखना है, कास्ट और कम्युनिटी क्वेश्चन है भारत में जब मानव जाति का जन्म हुआ उसी काल से ही है। और इसीलिए हम आज इस समस्या को दूर करने के लिए कोई भी तकनीकी व्यवस्था कानूनी के रूप से नहीं कर सकते। मतलब है इंडिया हैज टू लिव विद कम्युनिटी एंड कास्ट रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके साथ ही साथ हम लोग क्या करना है, समझौता हमेशा करना पड़ेगा। बिना समझौता से इस देश के लिए कास्ट और कम्युनिटी से जुड़ा हुआ सवाल के लिए कोई समाधान नहीं है। इसके लिए सीधे फिक्स करने का वो सीधे कानून व्यवस्था और पॉलिटिकल मेथोडोलॉजी नहीं है, क्योंकि एक समाज का सवाल है। ये सवाल इस देश के शुरुआत से आज तक हुआ है। इसलिए 4-5 हजार साल के इतिहास को हम एक ही रातों पे, एक ही शासन के काल में परिवर्तन करना मुश्किल है। और परिवर्तन करना भी ऐतिहासिक रूप से मतलब है कहीं ना कहीं है, उसी से क्या हो सकता है, सोसाइटी में लड़ाई और विद्रोह पैदा होने का आशंका है। सो इसीलिए क्या मैं मेनली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारा फोकस है कम्युनल पॉलिटिक्स को कैसे खत्म करें, कास्ट पॉलिटिक्स को कैसे खत्म करें, उसी से ज्यादा है कास्ट और कम्युनिटी पॉलिटिक्स के बीच में कैसे हम लोग अपना विकासशील काम के लिए आगे बढ़ सकें। बस कम्युनिटी और कास्ट क्वेश्चन है, ये इमोशन से जुड़ा हुआ सवाल है। यही बात है इतिहासकार कोशिश करते हैं और इसीलिए भारत में बार बार हर अलग अलग कम्युनिटी है अपने अपने इतिहास लिखने का कोशिश करता है। हमारे कम्युनिटी भी इस देश का राष्ट्रवाद आंदोलन में काम किया है। इस तरह क्लेम दावा करने वाले बहुत सारे कम्युनिटियां हैं। तो इसीलिए मैं क्या मेनली एम्फोसिस करना चाह रहा हूँ, इतिहासकारों का जो मेन फोकस होता है कास्ट पॉलिटिक्स के विषय पर, रीजनल सोसाइटल डेवलपमेंट के बारे में बात करने में, कास्ट और कम्युनिटी सवाल को मिलकर आगे बढ़ने का और उसी सवाल के साथ साथ समझौता करके हर प्रत्येक सवाल को रिकॉग्नाइज करके ही आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए इतिहास में आज हर प्रत्येक कम्युनिटी है अपने अपने इतिहास को ढूंढने का प्रयास करता है। एवरीवन इज इन सर्च ऑफ देयर ओन हिस्टोरिकल रूट। अपना इतिहास का जड़ क्या है, कहाँ पे होगा। तो इसका मतलब है ये एक तरीका में हम ध्यान रखना है, कास्ट के नाम से मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में बात करना एक नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि ये एक सवाल है। अगर किसी को रोग मतलब बीमारी है, बीमारी के लिए मेडिसिन लेना गलत बात नहीं है। और इसीलिए हम लोग आज खुले हुए और एकेडमिक सिचुएशन में भी कास्ट से जुड़ा हुआ पॉलिटिक्स, जेंडर से जुड़ा हुआ सवाल को और कम्युनिटी से जुड़ा हुआ, रीजनल से जुड़ा हुआ पॉलिटिक्स को मानते हैं, क्योंकि हम किसी भी समस्या से बचने की कोशिश नहीं करना है, उससे सीधे लड़ाई करके उस सवाल को समझने का और उसी से समझौता करने का कोशिश करना है। यही इतिहास का सवाल है। हिस्ट्री ऑलवेज एम्स टू निगोशिएट, मतलब इतिहास का मेन फोकस होता है कैसे समझौता करें, लेकिन उसका कार्य को खत्म नहीं करना, मीन्स उस सवाल को खत्म करने का सॉल्यूशन ढूंढना ये नहीं है। देयर इज अ टिपिकल साइंटिफिक मेथड इन द सेंस ये बीमारी को वैक्सीन करेंगे, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट बात है उसी से बचने का क्या कर सकते हैं, हाउ टू negotiate and live and relive with one another in spite of differences। यही है इतिहास में मेन बात है। लास्टली और हम लोग का आइडेंटिटी इशू से ऐतिहासिक रूप से देखने में अब एक बात ध्यान रखना है, भारत में खास करके राष्ट्रवाद आंदोलन में तमाम कम्युनिटियां, समाज अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार पार्टिसिपेट की, जिसके कारण से ही है भारत में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के काफी विस्तार से हुआ। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे गांधी जी ने जब साल्ट सत्याग्रह शुरुआत किया था, खास करके गुजरात में, तमिलनाडु में और बंगाल में देखते हैं जो कास्ट ग्रुप है जिसने नमक लेने में इन्वॉल्व है, वो एक ग्रुप वाले ने इन्वॉल्व किए हैं। तो इसीलिए आज जो लोग जिस नमक तैयारी करने में इन्वॉल्व है, वो लोगों का एक आर्गुमेंट होता है इस देश का एक राष्ट्रीय पॉपुलर प्रोटेस्ट करने में
हमारा कास्ट का एक विशेष योगदान भी, इसको कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट मतलब है जहाँ पे नमक लेने का जो आंदोलन हुआ उसी से जुड़ा हुआ लोग पार्टिसिपेट किए हैं, और जहाँ पे आपको मतलब कर वसूलित करने में खास करके जमीन के संदर्भ में लड़ाई होती है, उसी समय है किसान लोगों का विशेष योगदान है। बिना किसान से भारतीय राष्ट्रवाद आंदोलन को आप अध्ययन नहीं कर सकते। और जब मतलब फैक्ट्री स्ट्राइक होता है, उसी में जो वर्कर्स थे वो लोगों ने अपने मतलब इंटरेस्ट की लड़ाई की है। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, भारतीय राष्ट्रवाद आंदोलन के विकास को अगर अध्ययन करते हैं, समाज में हर प्रत्येक परिस्थिति में रहने वाले लोग हैं अपना अपना योगदान दिए हैं। तो इसीलिए इंडियन सोसाइटी का और राष्ट्रवाद आंदोलन के विषय पर आज हम अध्ययन करते हैं। हम किसी भी समाज को, किसी भी अलग सामाजिक ग्रुप का जो दावा है उसको हम खारिज नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। हर समाज के शायद आपको नॉर्थ ईस्ट नागा सोसाइटी से और हम कच्छ क्षेत्र से जुड़ा हुआ पूरी कम्युनिटी से, हर प्रत्येक कम्युनिटी का एक विशेष योगदान है। तो इसीलिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, भारत का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका मल्टीपल आइडेंटिटी है। तो इसीलिए आज हम लोग को कोशिश करते हैं कैसे भारत अपने आप को एक बहुसंस्कृतवाद से जुड़ा हुआ आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। कुछ देशों में क्या करते हैं, होमोजिनिटी की कोशिश करते हैं, एक ही रूप से पूरे देश का एक ही आइडेंटिटी बनाने का। जैसे चाइना में मैंड्रिन एक पूरी देश का ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, सब चाइनीज होते हैं। तो एक तरीका में वहां पे जितना भी आंतरिक विभिन्नता होगा, लेकिन एक नेशनल आइडेंटिटी के रूप से एक ही लैंग्वेज, एक ही सोसाइटी के रूप से करते हैं। लेकिन भारत का विशेष अनोखा मतलब शैली है और उसका आइडेंटिटी है ये मल्टीप्लिसिटी। तो इसीलिए आज हम लोग अध्ययन करने में, हिस्टोरिकल स्टडी में कोशिश करते हैं कैसे मल्टीपल आइडेंटिटी को भारतीय विरासत के साथ जोड़कर देख सके। जैसे शायद इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे एक ब्रिटिश इतिहासकार थे जिन्होंने उनका नाम है ए.जे. हॉब्सबॉम करके, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग किताब लिखा है। वो किताब का नाम है द अनकॉमन पीपल। द अनकॉमन पीपल, हम लोग जानते हैं कॉमन पीपल कौन है। अनकॉमन पीपल है जिसको अभी तक इतिहास में जगह नहीं है। साधारण लोगों का इतिहास है, लेकिन अभी असाधारण लोग जिसका कभी भी नाम जिक्र नहीं होता है इतिहास में, उनके बारे में अध्ययन करना। तो यही है आज का भारतीय इतिहास का फोकस है। मतलब है भारतीय इतिहास के विकास में, भारतीय राष्ट्र के निर्माण में हम ऐसे किसी भी कम्युनिटी को अलग नहीं कर सकते, उनका कोई रोल नहीं है। सो दैट मीन्स इंडिया सेलिब्रेटरी स्ट्रेंथ है, भारत का इतिहास का लीगेसी है, भारतीय सभ्यता का विशेषणीय मतलब गुणवत्ता है। हर प्रत्येक व्यक्ति को अपने इतिहास में जुड़ा है, हिंदुस्तान म्यूजिक के तरह। तो इसीलिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर समय होगा तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो मेनली आर्ग्यू करने का कोशिश करता हूँ, भारत में जो कम्युनिटी से जुड़ा हुआ, कास्ट से जुड़ा हुआ, रीजन से जुड़ा हुआ पॉलिटिक्स है, वो नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं है। अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ाई करने की कोशिश की ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस के कारण से। तो इसीलिए हम हर प्रत्येक कम्युनिटी का जो भी सवाल है, जो भी लड़ाई है, जो भी समस्या है, उसको ऐतिहासिक रूप से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए दलित पॉलिटिक्स को मेनली देखते हैं। दलित कुछ शब्द है, शायद इसी से मैं अपना विचार का विराम करूंगा। और दलित शब्द है 1930 में पहले बार है दलित बंधु करके एक जर्नल पुणे से आया, उसी समय से शुरू हुआ। दलित मतलब है मराठी भाषा में टूटा हुआ व्यक्ति है, मतलब है किसका कोई इतिहास नहीं है, किसी का कोई आइडेंटिटी का सवाल नहीं है। तो उसी से ये दलित शब्द हुआ। लगभग 1948 में डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने लेख में भी इसको इस्तेमाल किया विस्तार से। लेकिन ये शब्द है
1972 के बाद दलित पैंथर करके एक आंदोलन है, खास करके साहित्य के विषय पर महाराष्ट्र में पैदा हुई। वही आंदोलन के कारण से 1972 के बाद हम देखते हैं दलित शब्द खास करके इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवियों के विशेष उपयोग में आया, और आज हम लोग को मोरलेस हर प्रत्येक क्षेत्र में इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अदरवाइज भारतीय संविधान के अनुसार है, अंग्रेजों ने इसका तमाम शब्द शुरुआत किए। पहले उन्होंने क्या किया, ट्रिपल्स क्लास शब्द यूज करते थे, पंचमा शब्द यूज करते थे, और एक्सटीरियर कास्ट। अगर आप देखते हैं 1931 का सेंसस में एक्सटीरियर कास्ट मतलब है बाहरी रहने वाले जाति के रूप से मानते थे। लेकिन 1935 एक्ट है, शायद आप लोग सब जानते होंगे, उसी एक्ट के द्वारा ही है शेड्यूल्ड कास्ट नामक से अनुसूचित जाति का एक अलग नाम है, अंग्रेजी ने शुरुआत किया, उसी नाम को ही आज यूज कर रहे हैं। ST और SC जो वर्गीकरण है वो अंग्रेजी ने 1935 में शुरुआत किया, और उसी अधिनियम के तहत आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं। मतलब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तरीका में अंग्रेजियों के शासन में ये सारे सवाल पैदा हुई है। इसका मतलब सारे साथ ही साथ भारत में जो घटना घटित हुई, भारतीय लोगों ने कैसे अंग्रेजी के साथ समझौता किया, उसी के अनुसार ये सारे घटना पैदा हुई है। और आज हम देख रहे हैं 21वीं शताब्दी में सारे तकनीकी और अर्थव्यवस्था के विकास के बीच में ही है, ये सारे आइडेंटिटी का पॉलिटिक्स है, और आज भी एक नया रूप से भारत में हर प्रत्येक क्षेत्र में फैला है, जिसको हम इतिहासकार होने के कारण से अलग अलग तरीका में इसका विशेषता महत्व को हम अंडरस्टैंड करने का कोशिश करते हैं। यही बात है जनरली। अगर हम संक्षेपण में आइडेंटिटी इश्यू से जुड़ा हुआ कम्युनल और कास्ट और दलित क्वेश्चन को अगर देखते हैं, एक छोटे और एक रूपरेखा के रूप से यही विषय को मैं हाईलाइट कर सकता हूं। अगर आप लोगों से कोई सवाल और कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आंसर देने के लिए तैयार हूँ, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही विस्तार पूर्वक आपने इस पे अपने विचार रखा कि किस तरीके से भारत में जो है वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उभर के सामने आता है अपने प्राचीन समय से लेके, और उसमें भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ये बताने की कोशिश की कि हिस्ट्री को हम किस रूप से अलग अलग ट्रेंड के रूप में देख सकते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ द ऑल अबाउट, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो वो कॉजेज हो सकता है, कोर्सेज हो सकता है, एंड कंसिक्वेंसेज हो सकता है। तो उसको लेते हुए आपने विभिन्न तरीके से आपने बताने की कोशिश की कि जो अस्मिता का प्रश्न है वो केवल जैसे ही समुदाय जो है वो उभर के आता है सामने, तो उसमें कई सारी चीजें उभर के आती हैं। भाषा आती है, जाति आती है, समूह आता है, उनकी संस्कृति आती है, उससे ही जुड़े हुए ये सारे प्रश्न हैं। इस पे आपने ब्रिटिश भारत से लेकर वर्तमान भारत के में जो आइडेंटिटी से जुड़े हुए सारे इश्यूज थे उसको आपने बताने की कोशिश की। तो बहुत सारे जो हमारे विद्यार्थी हैं उन्होंने अपने प्रश्न भी रखे हैं कुछ संदर्भों में, तो मैं बारी बारी करके आपसे उस संदर्भ में प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। जो पहला क्वेश्चन है वो त्रांजन सिंह है, BA थर्ड ईयर की स्टूडेंट हैं, वो पूछ रही हैं, हाउ फॉर द दलित पॉलिटिक्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया इज द कंडक्टिव टू maintaining the unity and integrity of country. Okay. और इसके सीधे आंसर करूं? Yes, सारे क्वेश्चन करता हूं। आंसर मतलब क्या? मतलब आप 3-4 क्वेश्चन मिलके मैं करूं? ओके सर। तो दलित पॉलिटिक्स मतलब दलित पॉलिटिक्स और अफर्मेटिव जो एक्शन है स्पेसिफिक फॉर द अगर हम कहें रिजर्वेशन से रिलेटेड, उससे और आइडेंटिटी इशू से रिलेटेड कई सारे प्रश्न हैं जिनको लेके मैं
आपके समक्ष वो प्रश्न रख रहा हूँ। एक तो ये हो गया कि हाउ फॉर द दलित पॉलिटिक्स इन द कंटेम्प्रेरी इंडिया इज द कंडक्टिव एंड द मेंटेनिंग द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री। और इसके अलावा अलका पटेल भी कुछ इसी तरीके से पूछ रही हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका कम्युनलिज्म से रिलेटेड है। लेकिन पहले मैं दलित जो आइडेंटिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जैसे कि एक है अभिज्ञा, उन्होंने पहले पूछा था कि आपके दृष्टिकोण में हाउ जस्टिफाइड डू यू थिंक द बेसिस ऑफ द करेंट रिजर्वेशन पॉलिसी इज द व्हाट आर द चेंजेस वुड यू लाइक टू सजेस्ट टू इम्प्रूव टू सेम। और एक और हमारी स्टूडेंट है बीए सेकेंड ईयर की गौरी गुप्ता, वो पूछना ये वो उनका भी इसी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया whether it's mass exodus of Kashmiri Pandit from the Srinagar or whether it mob lynching of the community specific people, it's very clear that we can't live without these conflicts. So what is your view on the same and what can be done to avoid or lessen these incidents? सबसे पहले एक पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ, हिस्ट्री इज नॉट अ सब्जेक्ट टू गिव सॉल्यूशन, हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट टू रिकॉर्ड द इवेंट्स दैट वी फेस। सबसे पहले ये बात ध्यान रखना है, पहले डेटा हमारे पास होता है, उसी के बाद उसका समाधान कर सकते हैं। सो हिस्टोरिकली पहले हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिटी के नाम से हमारे देश में पॉलिटिक्स होता है। ये पॉलिटिक्स को कैसे हम खत्म करें, ये एक सवाल नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम पे हर व्यक्तियों का अलग अलग तरीका हो सकता है, उसको हम कानूनिक रूप से उनको अनुमति देते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला क्वेश्चन का जो दलित पॉलिटिक्स कहाँ तक कंड्यूसिव हो सकता है भारत का एकता के लिए, और अगर आप बात करें हिंदी में भी एक छात्रा ने इसी तरह से प्रश्न पूछा है, उनका भी यही प्रश्न है कि समकालीन भारत की दलित राजनीति देश की एकता अखंडता को बनाए रखने में कितनी सहायक है, उस पे भी मतलब वही सेम क्वेश्चन है सर। ये बात हम ध्यान रखिए, जितना आंतरिक रूप से लड़ाई होती है वो कभी भी देश को विघटन करने के लिए काम नहीं करेगा। अनलेस अनटिल आप उसको दबाने का कोशिश करें, तभी आप इसका एक बड़ी चैलेंज को फेस करना पड़ेगा। सो इसलिए एक बात मेरी सिंपल सजेशन है, आज हमारे देश में जितना भी दलित पॉलिटिक्स हो जाए, इसी के कारण से देश का इंटेग्रिटी का, देश का अखंडता के खिलाफ कोई सवाल नहीं है। बिकॉज द मोर वी फाइट द मोर वी बिकम स्ट्रांग, यही बात है हम लोग इतिहास में देखे हैं। और जितना देश है सारे समस्या को दूर करने का प्रयास करता है, मतलब और उसको दबा के, वही है बाद में एक बहुत बड़ी विस्फोट के रूप से ओवर के सामने आता है। सो therefore one of the things I would suggest, आइडेंटिटी रिलेटेड पॉलिटिक्स है, वो देश के लिए मतलब है एक बहुत बड़ी चैलेंज है, लेकिन वो देश के लिए खतरा नहीं है। ये बात हम ध्यान रखना, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। डेमोक्रेसी अगर सच्चाई में काम करना है, उसमें लड़ाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर दो व्यक्ति एक ही नहीं है ना। जैसे हम देखते हैं हमारे 5 उंगलियां सब बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी वो 5 उंगलियां काम करना ही पड़ेगा। सो उसी तरह है हमारे देश में। सो आइडेंटिटी के नाम से जो पॉलिटिक्स है वो होते रहेगा, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज करना, इसको सही ढंग से रेगुलेट करना, यही बात हम लोग देखना है। हमारा मेन फोकस होता है रिकॉग्नाइज, सबसे पहले उसको संज्ञान देना, और उसके बाद उसके क्रमों पर चलने का कानूनिक व्यवस्था होना चाहिए। अगर कानूनिक व्यवस्था ठीक नहीं होगा, तभी हमको बहुत बड़ी चैलेंज होगा। सो इसलिए मुझे लगता है दलित पॉलिटिक्स है भारतीय संदर्भ में, अगर आप देखें कि पॉलिटिक्स होने से देश का अखंडता का, देश का एकता के लिए कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसी से देश मजबूत होकर ओवर कर निकलेगा। लेकिन हम उसको कंट्रोल करने का व्यवस्था रखे हैं, वो पारदर्शितात्मक रूप से काम करना है। जो भी कानून व्यवस्था है सबके लिए एक ही होना है। शायद पंडित साहब श्रीनगर होंगे और कोई भी कम्युनिटी होगा, सबका कानूनिक रूप से जो मिलना है वो मिलने का प्रावधान और व्यवस्था होना चाहिए। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जब तक लीगल बेस्ड रूप से हम अपनी समस्या के लिए लड़ाई करें, तब तक उसी से कोई देश के लिए नुकसान नहीं है। और दूसरी बात क्या है, जो रिजर्वेशन के विषय पर है,
देखो रिजर्वेशन का दो चीज हम ध्यान रखना है। रिजर्वेशन में 4 तरीका हम देख सकते हैं। समय ज्यादा नहीं होने की वजह से संक्षेप में बता रहा हूँ। अफर्मेटिव एक्शन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एंड रिजर्वेशन, ऑफ विच 4th सिस्टम को इंडिया में हम लागू कर रहे हैं। जैसे अमेरिका में क्या होता है, अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन मतलब है कुछ कास्ट ग्रुप, कुछ पीड़ित वर्गों के लिए स्पेशल मदद करें, आरक्षण नहीं होता है, उनको स्पेशल सपोर्ट मिलेगा। और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है, कुछ स्टेट में मतलब कुछ पोस्ट को पूरी तरह उन्हीं का ही रिजर्व करके रखते हैं। जैसे हिंदू टेंपल का मतलब जो भी अकाउंट देखना है वो सिर्फ हिंदू ही करना, इसी तरह करना है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है, उन्हीं को ही करें। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जैसे हमारे देश में भी कुछ लेवल पर होता है, जैसे आर्मी से जुड़े हुए लोगों का स्पेशल रिजर्वेशन होता है क्योंकि वो देश के लिए सेवा करता है। उसी तरह कुछ पॉजिटिव उन लोगों के लिए सकारात्मक रूप से मदद करना। और उसके अलावा सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए जो आरक्षण रखे हैं, वो आरक्षण में खास करके 2 चीज हम ध्यान रखना है। इज अ रिजल्ट ऑफ सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब है ये आरक्षण हम भारत में यूज कर रहे हैं वो लोगों का है जिस सोशल कंडीशन से आ रहे हैं उन्हीं का है। मतलब ये बेसिकली बर्थ से जुड़ा हुआ सवाल है। जहां जहां बर्थ से जुड़ा हुआ सवाल होता है वहां पे रिजर्वेशन को मतलब ज्यादा रेकमेंड करते हैं क्योंकि वो जल्दी से जल्दी उस समस्या को दूर करने की मदद कर सकता है। अगर हमारे देश में भी अगर आरक्षण को सही ढंग से स्टार्टिंग से लागू किया होता, 3rd जनरेशन में उसका पूरी प्रभाव को देख सकते हैं क्योंकि हर जनरेशन में लगभग 12 से 15% इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। बाय दैट टाइम विद 4th और 5th जनरेशन में पूरी पीड़ित वर्ग का जरूर कहीं ना कहीं है उस रिजर्वेशन का इम्पैक्ट मिल गया होगा। लेकिन अगर आज भी भारत में देखते हैं हमारे रिजर्वेशन सिस्टम को सही ढंग से लागू नहीं करने की वजह से आज भी भारत में देख रहे हैं 40 से 50% पीड़ित वर्गों का रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं हुआ। इसका मतलब है ये रिजर्वेशन पॉलिसी ठीक से नहीं हुआ है। इसीलिए पॉलिटिकल नेसेसिटी के कारण से और सोशल कंपल्शन के कारण से भारतीय सरकार आज भी, जैसे हम लोग शुरुआत किए हैं जो इंडिपेंडेंस के काल से, उसी रीति से ये आरक्षण को लागू करना पड़ता है। ये मजबूरी से हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमारे कानूनी व्यवस्था को सही ढंग से हम लोग अभी तक लागू नहीं किए हैं। और दूसरी बात है हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का भी, ये दोनों है हमारे देश का संस्कृति के कारण। तो इसीलिए इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, हम लोग इस समस्या के साथ ही जीना पड़ेगा क्योंकि एक समय आएगा जरूर इस समस्या को भी दूर कर सकते हैं। आरक्षण कैन बी एलिमिनेटेड once when the society gets the full benefit. So तब तक है हम लोग ये व्यवस्था को कहीं ना कहीं लागू करना ही है। एक और हाँ सर प्लीज। हाँ जी बोलिए। एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। ये बात हम हिस्टोरियन होने के कारण वर्तमान समाज के बारे में बात करने में हम लोग हमेशा उसको रूट को ढूंढते हैं। और ये रूट को अगर हम ढूंढते हैं, कम्युनलिज्म का जो शब्द है, कम्युनलिज्म का जो कॉन्टेक्स्ट है, भारत में हम लोग जैसे यूज कर रहे हैं, ये व्यवस्था है खास करके किसी भी देश में ऐसे नहीं है क्योंकि ये भारत का अनोखा सभ्यतात्मक सवाल है, सिविलाइजेशनल क्वेश्चन। क्योंकि हम लोग जानते हैं लगभग मुसलमान है भारत में 6-7 शताब्दी को शासन किया, उसके सब बावजूद भारत में ये दोनों कम्युनिटी है खास करके आपस में मिलने के बाद भी और क्या कहते हैं बीच बीच में कुछ लड़ाई और कुछ संघर्ष होने का चांसेस हो रहा है। ये नॉट आउट ऑफ नेगेटिव रीजंस, मतलब है एक नकारात्मक सवाल के कारण से नहीं है। अगर जहां पे 2 बड़े कम्युनिटी बड़े पैमाने पर अगर रहें और आपस में कुछ लेवल पर क्या हो सकता है म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस है। हम देखते हैं पूरे दुनिया में कहीं भी है 2 बड़े कम्युनिटी साथ साथ रहने समय है और सांस्कृतिक और हर चीजों में
आपस में मिलने के बावजूद बीच बीच में थोड़ी लड़ाई होती है। जैसे हम इंग्लैंड में भी इसका देखते हैं, यूरोप में भी बहुत सारे देशों में देखते हैं, लेकिन वो बड़े पैमाने पर नहीं होता है। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है, जनसंख्या ज्यादा होने के कारण से तो ये लड़ाई है बहुत विस्तार से सामने उभर कर आता है। और इंटरेस्टिंगली है, हम इसी समस्या के लिए दो चीज आर्ग्यू कर सकते हैं। और अब देखते हैं प्रारंभ काल से जैसे अंग्रेजों ने इस समस्या को पैदा करने में एक विशेष रोल किए हैं, ये बात तो हम स्वीकार करना है। लेकिन उसके साथ ही साथ हम इस बात को ध्यान रखना है, अंग्रेजों पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमारा कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए। अंग्रेजों ने यहाँ का स्थिति को इस्तेमाल किया है और उसके बाद वो छोड़ के भागे, लेकिन हम ही लोग उसमें आपस में मिलकर एक रास्ता ढूंढने में, स्थापित करने में अभी तक हम लोग सक्षम नहीं रह पाए हैं, जिसके कारण से ये लड़ाई हो रही है। लेकिन बंटवारा है, पर्टिकुलरली जैसे कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट के रूप से हम देखे हैं, that was not a proper answer for communal conflict। मतलब है जो बंटवारा किए हैं इंडिया और पाकिस्तान है, उसके अलावा भी काफी लोग हैं इस देश में अलग अलग हो गए हैं। मीन्स कम्युनिटी को आप कभी भी पॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली अलग नहीं कर सकते। यही है इतिहास का फाइनल निष्कर्ष है। तो इसलिए है हम लोग ध्यान रखना है, कम्युनल सवाल को दूर करने का देश को अलग करने से नहीं है। कम्युनिटियां साथ साथ मिलकर आपस में समझौता करके ही है, मतलब है आगे बढ़ने का कोशिश करना है। हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे दुनिया में अलग अलग देश हैं, मिलकर और साथ साथ रहने का व्यवस्था की है और उसके अनुसार चल रहे हैं। और भारत में भी अगर आप देखते हैं, भारत का साइज और पॉपुलेशन के अनुसार देख रहे हैं, हमारा कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट आज के मीडिया से या पॉलिटिकल कंपल्शन से ये बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर देखते हैं हमारा देश के लिए उतनी बड़ी सवाल नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट है, अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम को सही ढंग से पॉलिटिकली हम लोग इस्तेमाल करें, मेरे ख्याल से लगता है भारत में कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट है एक बहुत बड़ी समस्या के रूप से उभरने का सवाल नहीं है। जैसे भारत का इंडिया के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, हम बार बार इसको कम्युनल कलर देते हैं, लेकिन बेसिकली इट्स अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। ये पॉलिटिकल क्वेश्चन का फायदा उठाने के लिए कम्युनल कलर देते हैं। ये दोनों सोसाइटी का, दोनों कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम का प्रयास है। पाकिस्तान में भी पॉलिटिक्स में लड़ने के लिए कम्युनलिज्म को यूज करते हैं। जैसे एक जो कॉरिडोर अभी खुले हैं, जो सिख लोगों ने मतलब पाकिस्तान जाकर प्रार्थना करने के लिए नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी पैसा मिलता है, मतलब लोग यहाँ श्रद्धालु आने से, इसीलिए पाकिस्तान ने कॉरिडोर खुलवाने के लिए मतलब अनुमति दिया। तो इसलिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट है भारत में, अगर सही ढंग से कंट्रोल करने का पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में कोशिश करें, इसका समाधान है। लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम पे स्थापित करना उतनी आसानी नहीं है। और यही बात फाइनली मैं बताऊंगा, जो कम्युनलिज्म है भारत में, ये मीडिया के हाइप से और पॉलिटिकल कंपल्शन से ही बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। अदरवाइज और इंडिया के लिए मतलब धीरे धीरे भारत, खास करके नॉर्थ इंडियन सोसाइटी है, सीख लिया है इसके साथ जीने का। इसी से जुड़ा सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि सिंस इंडिया इंडिपेंडेंस, हाउ कम्युनलिज्म इज द रिजल्ट ऑफ द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स इन इंडिया। हाँ, ये अच्छी क्वेश्चन है। लेकिन दो चीज ध्यान रखना है, इतिहास के लिए कोई शुरुआत और कोई अंत करके कुछ नहीं है। हमारे लिए मतलब 1947 का शासन एक नया पॉलिटिकल सिस्टम का शुरुआत है, लेकिन कम्युनल पॉलिटिक्स का ये शुरुआत नहीं है, क्योंकि उसी से ही ये सोसाइटी उभर कर आया है। तो इसीलिए मुझे लगता है एक तरीका में अगर देखते हैं, ये एक तरीका में एक्सटेंशन ऑफ प्री इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स का ही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो इंडिया का स्वतंत्रता के बाद भी शासन करता था, वही पार्टी है स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया है। जो संस्थान थे, जो पॉलिटिकल आंदोलन थे जिसने भाग लिया है,
राष्ट्रवाद आंदोलन में, वही लोग हैं और स्वतंत्र भारत में भी शासन करने का प्रयास कर रहे थे। इसीलिए वो लोगों ने क्या किया, एक तरीका में वही पुराने मुद्दे को फिर से लेकर आके भारत में डाल दिया, और जिसके कारण से लंबी समय तक हम लोग इसको संभालना पड़ रहा है। और दूसरी बात है, अभी तक हमारे देश में ऐसे नया पॉलिटिकल सिस्टम पैदा नहीं हुई है जिसने इस कम्युनल क्वेश्चन से उबर कर काम करने का कोशिश करने के लिए। जैसे हम देखते हैं इंडिया पाकिस्तान का सवाल है, आज एक तरीका में लगता है इट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल क्वेश्चन रादर देन कम्युनल क्वेश्चन, क्योंकि हम देखते हैं भारत में भी पाकिस्तान के बराबर मुसलमान है, इसीलिए भारतीय मुसलमान पाकिस्तान जाने के लिए तैयार होंगे करके नहीं है। अगर तैयार होना चाहिए तो वो लोग 1947 में जाना चाहिए था, लेकिन वो छोड़ के आज यहाँ रह रहे हैं, मतलब उनका जन्मभूमि है, वही उनका कर्मभूमि भी होगा। तो इसीलिए वी कैनॉट डिसाइड ज्योग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी कभी भी बदल सकता है और कम्युनिटी का एटीट्यूड किसी भी रूप से बदल सकता है। सो इसीलिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हम लोग जो पॉलिटिक्स आज देख रहे हैं इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ प्री इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स, जिसके कारण से, लेकिन अभी धीरे धीरे मुझे लग रहा है एटलीस्ट जो नाम से हम लोग कम्युनल नाम से लड़ना है, हर समस्या का कुछ ना कुछ मुद्दा तो दूर हो गए हैं, इंक्लूडिंग मंदिर बनाने तक। लेट अस सी, आने वाले समय है ऐसे एक बड़ी पैमाने पर मुद्दा से हमको कम्युनल क्वेश्चन के नाम से लड़ने का चांसेस नहीं होगा, क्योंकि आने वाले पीढ़ी है इसी से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लग रहा है आज का समकालीन पीढ़ी भी उतना इंटरेस्ट नहीं है कम्युनल पॉलिटिक्स से, और इसीलिए ये सारी चीज के सोसाइटी का मैच्योरिटी से, डेमोक्रेटिक सिस्टम का मजबूत होने के कारण से जरूर बदलने का चांसेस है। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ communal politics here will be there but will not be a major issue for India's growth and development. तो इसीलिए इसी रीति से हम इतिहासकार है, इस तरह सवाल को देखना जरूरी। थैंक यू सो मच सर। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर पूनम मैम को आमंत्रित करता हूं कि मैम आप सर को धन्यवाद ज्ञापित करें। थैंक यू सर, और बहुत ही सुंदर व्याख्यान और बहुत ही विस्तृत तरीके से आपने जो भारत की राजनीतिक अवस्था है, वर्तमान राजनीतिक अवस्था, और जिसमें विभिन्न जातिगत मतभेद और विभेद उत्पन्न है और विभिन्न विवाद चल रहे हैं, उन विवादों को कैसे शुरू हुए और कैसे उनका समाधान हो, इन दोनों पक्षों पे आपने प्रकाश डाला। और जहां तक मुझे समझ में आई बात कि इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते जो महत्वपूर्ण बात होती है किसी विषय को देखने के लिए, वो महत्वपूर्ण बात है नजरिया। विषय कोई है तो उसको हम किस नजरिए से देख रहे हैं, नजरिए के हिसाब से ही हम उस विषय का आकलन या उसको हम महत्व प्रदान करते हैं। तो ये जो आइडेंटिटी का प्रश्न था वो भी नजरिए का ही एक प्रतिरूप था कि प्रारंभ में ऐसा नजरिया नहीं था कि महिलाओं को या अन्य जो हमारा डिप्रेस क्लास है उसको हम अलग से उसके समस्याओं पर विचार करें, लेकिन क्रमशः धीरे धीरे शिक्षा और अन्य जो सामाजिक जो हमारे जुड़ाव हुए, जिससे हमारे नजरिया में परिवर्तन आया और हम उनकी समस्याओं पर भी हमने विचार करना शुरू किया। और जैसा कि सर ने बताया कि अंग्रेजों ने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर दी और उत्पन्न करके वो तो चले गए और हम यहाँ आज उनको लेके लड़ रहे हैं। तो लड़ाई समस्या का समाधान नहीं है और हमें अपनी आइडेंटिटी को बचाना है, ये आवश्यक चीज है, लेकिन आपस में समझौता करके हम आगे बढ़े, ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो इतने महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए सर बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और निश्चित तौर पे हमारे सारे बच्चे बहुत लाभान्वित हुए, हम खुद भी बहुत कुछ सीखे और आपने अपने महत्वपूर्ण समय में से समय निकाल कर हम सबको इतने महत्वपूर्ण विषय पर इतनी विस्तृत चर्चा हम सबके साथ की, जिसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा इस जो हमारा ई लेक्चर सीरीज है इसमें अन्य भी कई लोग हमें जुड़े हुए दिख रहे हैं। हमारी डॉक्टर रेनू मैडम, डॉक्टर संजीव सर,
मनोज सर और स्वरवंदना मैडम भी मुझे दिखाई दे रही हैं, जिनको भी मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो इस पूरे समय इस लेक्चर में हमारे साथ जुड़े रहे और इस महत्वपूर्ण व्याख्यान के वो भी अंग बने और हमारा उत्साहवर्धन किया। और साथ में वो सारे बच्चे जिनके लिए ही विशेषता ये आयोजन किया गया है और जिन्होंने बहुत धैर्यता पूर्वक चीजों को सुना, समझा और अपने मन की जिज्ञासाओं के समाधान के लिए विभिन्न प्रश्न भी किए। शशिकेश जी को भी बहुत धन्यवाद और धन्यवाद। स्मृति मैडम को भी धन्यवाद। और इसी के साथ बस एक सूचना स्टूडेंट्स के लिए कि पुनः मैं एक बार अनुरोध करूंगी स्टूडेंट से कि कल की जो हमारी सीरीज है उसके टाइम शेड्यूल में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है और हम लोग 1:30 बजे मिलेंगे 2 बजे के स्थान पे। धन्यवाद सर। हम उम्मीद करते हैं कि फिर हम आपको बुलाएंगे और आप सहर्ष हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं और पुनः आप हमारे बीच आएंगे और अपने व्याख्यानों से हमें लाभान्वित करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। और खास तौर से जैसा कि मैम ने कहा, अपने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसको समझाने की कोशिश की इस विषय वस्तु को, क्योंकि ये बहुत ही सेंसेटिव है। जैसा कि आप बोले, आइडेंटिटी ही सेंसेटिव सब्जेक्ट है, वहीं से सारी चीजें शुरू होती है। तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इतिहास लेखन और दूसरा व्यवहारिक, इन दोनों ही पक्षों पे विस्तार पूर्वक आपने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। और मैंने देखा बहुत सारे प्रतिभागी सर आपको धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं जो हमारे विद्यार्थी हैं। तो मैं उन विद्यार्थियों की तरफ से भी, प्राचार्य मैडम और अपनी मैनेजर मैडम की तरफ से भी और समस्त वसंत कन्या महाविद्यालय के परिवार के तरफ से भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, ऐसे रखो, तुम्हारा भाई को बोलो, वो तो बात कर रहे हैं।